हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत हम लोग अभी मध्य एशिया से आए हुए विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग शक के बारे में पढ़ लिए हैं, पल्लव के बारे में पढ़ लिए हैं और हिंद यवन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। कुषाण कौन से, कहाँ से आए और भारतीय राजनीति पर उनका क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय वास्तुकला में उनका क्या क्या योगदान रहा और क्या क्या परिवर्तन आया उनका आने से, कुषाण के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पे। ये सारी चीज़ हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। 2-3 दिन क्लास आप लोग की नहीं हो पाई थी कुछ कारण से, अब आपकी कक्षाएं निरंतर होगी। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए आज कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। कुषाण कौन थे? तो पार्थी हम लोग पहले पढ़े थे। पार्थी के पश्चात कौन आए थे? कुषाण। पहले कौन आए थे? पहले हिंद यवन आए थे। हिंद यवन सबसे पहले। हिंद यवन के बाद कौन आए? हिंद यवन के बाद आए शक। शक के बाद कौन आए थे? शक के बाद आए थे पल्लव। ये हम लोग देख चुके थे। शक के बाद पल्लव आए थे और आज हम लोग देखने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। तो पल्लव के बाद फिर कौन आए? पल्लव के बाद आए फिर कुषाण। पल्लव के बाद आए कुषाण। कुषाण क्या यूची और टेचेरियन कहा जाता है। देखिए, यूची के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, जब हम लोग शक के बारे में पढ़ चुके थे। शक कैसी थी? शक एक खानाबदोश। शक क्या थे? खानाबदोश थे शक, और उन पे आक्रमण किया था यूची जाति के लोगों ने। मध्य एशिया से आए थे शक, तो मध्य एशिया में ये शक जो खानाबदोश थे, उन पे आक्रमण कौन किया था? यूची जाति के लोगों ने आक्रमण किया था। ये भाग के आ गए थे बैक्टीरिया, भाग के बैक्टीरिया आ गए थे, और बैक्टीरिया के बाद वो फिर बैक्टीरिया में यवन शासकों को पराजित करने के बाद वो भारत में आए थे। ये हम लोग देख चुके थे। ये खानाबदोश थे शक। यूची भी थे। यूची भी कैसे थे? तो ये भी खानाबदोश थे। ये भी कैसे थे? खानाबदोश थे। ये भी जनजाति थे, और इनका पीछे करते हुए, शक का पीछा करते हुए यूची जो है कहाँ? ये भी बैक्टीरिया आ गए। ये कहाँ तक आ गए? बैक्टीरिया आ गए थे। बैक्टीरिया हम लोग देख चुके हैं। कौन सा एरिया है? अफगानिस्तान वाला एरिया। ये भी बैक्टीरिया आ गए, और जिस तरह से शक आए उसी तरह से यूची भी आए। लेकिन इनका भारतीय राजनीति में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय राजनीति पे इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यूची और टेचेरियन कहा जाता है। यूची 5 संप्रदायों में बटा हुआ था, और उसमें कुषाण जो थे उनमें से एक प्रमुख शाखा थे। ये 5 संप्रदायों में बटा हुआ था। यूची जो है वो आक्रमण कर रहे थे शक पे, और यूची पे आक्रमण कौन कर रहा था? हून जाति के लोग। इस चाइना की जो जाति थी, हून जाति के लोग इस पे आक्रमण कर रहे थे। ये भागते हुए बैक्टीरिया आए थे, उसके बाद वहाँ से फिर ये भारत आ गए थे। कुषाणों ने सबसे पहले बैक्टीरिया या उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, और वहां से शकों को स्थापित किया। शक किसको स्थापित किए थे? शक किए थे यवन को। शक यवन को स्थापित किए, और इनके पीछे पीछे आके यूची जो है शकों को वहां से विस्थापित किया, वहां से भगाया। पहले तो इनको मध्य एशिया से भगाया, तो ये बैक्टीरिया आ गए, अफगानिस्तान में शासन करने लगे शक, और यूची फिर आके इनको यहाँ से भगा देते हैं कुषाण, जिनको हम लोग कुषाण बोल रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे वे काबुल घाटी की ओर बढ़े बैक्टीरिया पे कब्जा करने के बाद, और बड़े और हिंदू कुश पर्वत को पार करके गंधार पर कब्जा कर लिया। गंधार ये सब अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे कब्जा कर लिया, और वहाँ यूनानियों और पार्थिवाइयों को अपदस्थ करके सत्ता जमाई। जो गंधार में अभी तक यूनानी लोग अपना सत्ता जमाए हुए थे, वहाँ पे पहल्लव जो थे, पार्थिवाई मतलब पहल्लव, ईरान से आए थे ये, उनको हटा के वहाँ पे अपना कब्जा जमा लेते हैं कुषाण। ये भी कैसे जाती है? यूची। ये भी घुमक्कड़ जाती है। वो कहाँ से आ रहे हैं? मध्य एशिया से। मतलब चीन का पार्ट से ये था, मध्य एशिया और चीन से सटे हुए पार्ट से ये थे, बिलोंग करते थे। अतः उन्होंने निचली सिंधु घाटी पर भी अधिकार कर लिया, और इस प्रकार उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक वो फैल गया था। उनका साम्राज्य, अमू दरिया नदी है, और वहाँ से गंगा तक इनका साम्राज्य फैल गया था। मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इनका देखिए साम्राज्य फैला हुआ है। इतना इनका साम्राज्य बहुत बृहद था, और इनका भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर बोला जाए तो कुषाणों का पड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रभाव। कुषाणों के 2 राजवंश थे, जो एक के बाद क्या आए? दूसरे आए। पहले राजवंश की स्थापना कटफिसेस नामक सरदारों के एक परिवार ने की, और इस घराने का शासन 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला। इस राजवंश का पहला शासक जो था वो कुजुल कटफिसेस था। देखिए, इनका जो शासनकाल है, इसमें अभी भी बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि जो भी हम लोगों को पुरातात्विक स्थल से खुदाई के दौरान या फिर अभिलेख वगैरह प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। सिक्का वगैरह जो मिला है, ये सिक्का वगैरह उनके अनुसार हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है। तो इनका शासनकाल में बहुत सारा मतभेद है, तो हम लोगों को इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है कुषाण वंश के बारे में, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कनिष्क के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे आज। हम लोग देखते हैं पहली शाखा का स्थापना, अगर कुषाण वंश का बोला जाए कि पहला स्थापना किसने किया, तो कौन किया था? तो कुजुल कटफिसेस था। कौन था? कटफिसेस। अगर लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था,
कुषाण वंश का, तो विम कटफिसेस का नाम आता है, या फिर उसको कटफिसेस द्वितीय भी बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कुजुल कटफिसेस के बारे में। कुचुल कटफिसेस के बारे में एक बार हम लोग मैप से समझने का कोशिश करते हैं, कुषाण वंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये कुषाण एम्पायर है, ये कुषाण एम्पायर है। देखिए यहाँ, ये देखिए चाइना तक भी सटा हुआ है, चाइना तक इनका पार्ट सटा हुआ था। ये पूरा बैक्टीरिया वगैरह पे इनका हिंदू कुश पर्वत पार करके गंधार, ये सब पूरा। और यहाँ भारत में देखिए कहाँ कहाँ तक, जो मूल भारत अभी है, उसमें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कुछ नहीं था, सब भारत के अंतर्गत ही थे। ये पाटलिपुत्रा देखिए, पाटलिपुत्रा में भी इनका था। विदिशा, कुंडिना, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैल चुका था पूरा। बहुत वृहत लेवल पे कुषाण एम्पायर फैल चुका था। इनके बाद जो गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ, ये गुप्त एक्चुअली में कुषाण के ही सामंत थे। श्रीगुप्त के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। फिर देखिए कनिष्क का साम्राज्य है, कनिष्क वंश के समय में ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था। कनिष्क के समय देखिए पुरुषपुर, कुषाण साम्राज्य देखिए मथुरा, श्रावस्ती, साकेत, पाटलिपुत्रा, काशी, सारनाथ, ये सारा एरिया जो है उसमें कुषाण साम्राज्य के अधीन आ गया था। तो बहुत बृहत इनका साम्राज्य था। ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया इधर वाले पार्ट से ही आए थे। इनका चाइना तक फैला हुआ था साम्राज्य। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कुचुल कटफिसेस। इसको हम लोग बोलते हैं कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे तो कटफिसेस द्वितीय को आप लोग बोलेंगे। प्रारंभ में कुजुल यवन नरेश, यवन नरेश हर्मियस, ये कहाँ पे शासन कर रहा था? काबुल में। काबुल में यवन नरेश था हर्मियस। यवन नरेश कौन था? हर्मियस, यूनान का। इसी के ये शासन थे, इसके अधीन ये थे। जो कुषाण थे, कुजुल कटफिसेस, ये कुषाण जो थे ये इसके अंदर थे, लेकिन बाद में क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। ऐसा हम लोगों को पता क्यों चलता है, पता कैसे चलता है? तो इनके द्वारा जो सिक्का बनाया गया, कुजुल कटफिसेस के द्वारा जो सिक्का ढाला गया, उसमें एक तरफ हर्मियस का चित्र है, उनका नाम का उल्लेख है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये उनके सामंत रहे थे, उनके अंडर ये थे। बाद में ये क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। कटफिसेस प्रथम ने रोमन सिक्कों की नकल करके ये क्या किया, तांबे का सिक्का। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुजुल कटफिसेस था किसका सिक्का जारी किया था? तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के ढलवाए और प्रचलित कराए। उन्होंने महाराज या राजा धीराज ये सब की उपाधि धारण किए थे। कुचुल कटफिसेस दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। प्रथम प्रकार के सिक्के के मुख्य भाग पर काबुल के, देखिए काबुल के अंतिम यवन शासक हर्मियस का नाम यूनानी लिपि में लिखा हुआ है। जो मुख्य भाग पर है, मेन पेज पर, फ्रंट पेज पर हर्मियस का नाम लिखा हुआ है यूनानी लिपि में, और पृष्ठ भाग पर कुजुल का नाम खरोष्टी लिपि में लिखा गया। इसी से अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये जो थे कि किसके अंडर थे? पहले हर्मियस, जो काबुल का यूनानी शासक था हर्मियस, उसके अंडर ये थे। बाद में स्वतंत्र घोषित कर लिए थे खुद को। तो ये कैसा सिक्का चलाया? तांबे का सिक्का चलाया, जिसमें मुख्य भाग पर हर्मियस का नाम मिलता है यूनानी लिपि में, और उनके पृष्ठ भाग में खरोष्टी लिपि में उनका नाम। ये द्विभाषी सिक्के चलाए हैं, द्विभाषी सिक्के, याद रखेंगे, द्विभाषी सिक्के। दूसरे प्रकार के सिक्के पर राजकीय उपाधियां महाराजस, महात्मस, कुषाण, कुयुल, कफश, उत्कीर्ण है, ये हम लोगों को जानकारी मिलता है। दो तरह का सिक्का चलाया था, तो एक तो हर्मियस का नाम और दूसरा तरफ उनका नाम लिखा हुआ है खरोष्टी लिपि में, और दूसरे में क्या है, तो उनकी उपाधियां। किस तरह का सिक्के चलाए थे? तांबा का सिक्का। कैसा सिक्का चलाया? तांबा का सिक्का, याद रखेंगे, तांबा का सिक्का चलाया था। ठीक है। इसके बाद जो शासक आएंगे वो सोने के सिक्के चलाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कब चले हैं? तो कुषाण वंश के समय में ही चले। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। देखिए उसके बाद विम कटफिसेस आता है। इनका देखिए ईस्वी सन में बहुत अभी इतिहासकारों में मतभेद है, तो ईस्वी सन में हम लोग फंसेंगे भी नहीं, और इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो आपको इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विम कटफिसेस जो था, विम कटफिसेस ने, देखिए ये कहाँ शासन कर रहा था? कुजुल कटफिसेस अभी तक ये काबुल वाले एरिया में शासन कर रहा है। कहाँ कर रहा है? काबुल वाले एरिया में शासन कर रहा है। कौन? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस काबुल वाले एरिया में शासन कर रहा है। विम कटफिसेस जो है वो सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। तक्षशिला और पंजाब पर इनका अधिकार हो गया। उसने अपने सोने और तांबे के सिक्के चढ़ाए। देखिए सोने के सिक्के अगर पूछा जाए आपके क्वेश्चन में कि कौन सा कुषाण वंशी शासक जो था वो सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, तो आप क्या आंसर देंगे? विम कटफिसेस। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाण वंश का, क्योंकि जो कुजुल कटफिसेस था उसका जो शासन था वो काबुल वाले एरिया में था। तो कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो कुजुल कटफिसेस होगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप किसका आंसर करेंगे? विम कटफिसेस। क्या आंसर करेंगे? विम कटफिसेस आंसर आप करेंगे। ठीक है। उसने अपने सोने और तांबे के सिक्के में महाराजस, राजा धीराज,
महेश्वर और सर्व लोकेश्वर आदि उपाधियां ये धारण किया था। कौन? विम कडफिसेस। भारत में व्यापक पैमाने पर सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय देखिए किसको जाता है? तो विम कडफिसेस, या इसको कडफिसेस द्वितीय भी बोला जाता है। सबसे व्यापक पैमाने पर ये सोने का सिक्का चलाया था और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। उसने सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि व दूसरी ओर खरोष्टी लिपि, देखिए इसी तरह जिस तरह कुजुल कटफिसेस कर रहा था, एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि का वो भी प्रचलन किया था, तो उसी को वो जारी रखते हुए एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि का अंकित कराया था। देखिए इनके सिक्कों से यह पता चलता है कि ये शैव धर्म के क्या थे? समर्थक थे, शैव धर्म के समर्थक। उनके सिक्कों पर देखिए क्या है? शिव की आकृति बनी होती थी, नंदी और त्रिशूल आदि लक्षणों से ज्ञात होता है कि वो शैव धर्म से संबंधित था और रोम के साथ उसके अच्छे संबंध थे। ये कैसे पता चलता है हम लोगों को? तो उसके सिक्कों को देखकर। किसके? विम कडफिसेस। सबसे अगर पहले सोने के सिक्के कौन चलाया कुषाण शासक में? विम कडफिसेस चलाया। ठीक है, याद रखेंगे। और तांबे का सिक्के कौन चलाया है? तो वो चलाया है कुजुल कडफिसेस। कटफिसेस द्वितीय को भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए भारत में क्यों? क्योंकि ये जो था ये सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इसको भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर कुषाण वंश का संस्थापक सिर्फ पूछा जाए तो आप कुजुल कटफिसेस आंसर करेंगे। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक वर्ड यूज करें, वास्तविक संस्थापक, तब आपका आंसर कटफिसेस द्वितीय होगा। भीम का समकालीन सातवाहन राजा कौन था? कंतुल शस्कर्णी था, जो विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से विख्यात था। कटफिसेस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। देखिए ये कटफिसेस के बाद कौन आया? कनिष्क आया था। कनिष्क इस वंश के राजाओं ने ऊपरी भारत और निचली सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व जमाया। इसके समय में तो साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए एक इनका भी नाम मिलता है, भीम तक्षम कुषाण। भीम तक्षम कुषाण का ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? तो राबाटक अभिलेख है, एक राबाटक अभिलेख जो अफगानिस्तान में है, उसमें कुषाणों की वंशावली दी गई, वहीं से ये विम तक्षम कुषाण का भी नाम सामने आया है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो ये बोलते हैं कुजुल कटफिसेस, उसके बाद विम कटफिसेस और उसके बाद डायरेक्ट किसको मानते हैं? कनिष्क को। लेकिन इनका भी नाम मिला है कहाँ से? राबाटक अभिलेख में। एक मिनट, उनका भी नाम मिला है राबाटक अभिलेख में, इनका भी नाम मिला है विम तक्षम कुषाण का। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। भीम तक्षम कुजुल का उत्तराधिकारी हुआ, उसने कुषाण साम्राज्य को भारत में उत्तर पश्चिम तक बढ़ा दिया। ठीक है। भीम तक्षम द्वारा जारी कराए गए सिक्के बनारस से लेकर पंजाब तक बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, मतलब ये बनारस वगैरह तक इनका कब्जा था, पंजाब तक। उसके सिक्कों पर एक तरफ राजा की मूर्ति अंकित थी तथा सिक्के पर दूसरी तरफ शिव भक्त नंदी बैल के साथ खड़े हुए शिव अंकित थे। ठीक है। मथुरा जिले में मांट गांव के पास इटकोरी नामक टीले से भीम की बिना धड़ वाली विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इनके बारे में कुछ ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है और ना इनका एक्सहिबिशन याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है, वो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये भीम तक्षम कुषाण के बारे में है कि ये बनारस से लेकर पंजाब तक अपना एरिया को फैला लिया था। और देखिए जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ कुषाण वंश में वो कौन था? कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ना है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपको। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। राबाटक अभिलेख, देखिए राबाटक शिलालेख जो कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है अफगानिस्तान से। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से सुर्ख कोटल बोलते हैं, सुर्ख कोटल अफगानिस्तान से ये अभिलेख मिला है, राबाटक अभिलेख। इसमें क्या है? कुषाणों की वंशावलियाँ दी गई है। इसमें इसी से हम लोगों को कुषाण वंश के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। देखिए आगे राबाटक अभिलेख हम लोग ये देख रहे हैं। राबाटक शिलालेख कनिष्क कुषाण वंश का चौथा शासक था, ये हम लोगों को पता चलता है राबाटक अभिलेख। कनिष्क ने अपने राज्यरोहण को उत्सव के रूप में मनाने और उस तिथि को यादगार बनाने के लिए 78 ईस्वी पूर्व से शक संवत की शुरुआत की। ये कनिष्क क्या किया था? कनिष्क जो है शकों को हराया और उसके उपलक्ष्य में और अपना राज्यरोहण को यादगार बनाने के लिए वो शक संवत बनाया, जो हम लोगों का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग बोल सकते हैं, ये हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ये देखिए किसका देन है? तो कनिष्क का देन है। कनिष्क कैसा है? तो मध्य एशिया से आया हुआ विदेशी आक्रमणकारी। अभी उसका प्रभाव इतना है कि अभी भी हम लोग ये यूज करते हैं शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अभी भी किया जाता है। तो ये है कुषाण वंश का देन भारत को, ये समझने का कोशिश करेंगे आप। ये कुषाण वंश का जो कनिष्क है उन्हीं ने चलाया है ये शक संवत को। ठीक है। ये कहाँ से आया है? तो मध्य एशिया का विदेशी आक्रमणकारी, यूची जनजाति से बिलोंग करते थे, ये भी खानाबदोश थे। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसका साम्राज्य देखिए मध्य एशिया के आधुनिक उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान,
चीन के आधुनिक शिक्यांग कांसू प्रांत से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत में बिहार एवं उड़ीसा तक फैला था। देखिए इसका साम्राज्य कितना विस्तृत है। एक बार फिर से आप मैप में देखने की कोशिश करें। देखिए इसका साम्राज्य फैला हुआ है, पूरा चाइना से सटा हुआ है, हिंदू कुश इधर ये पूरा फैला हुआ है इसका साम्राज्य, पूरा उत्तर भारत में। आपका पाटलिपुत्र, विदिशा, मथुरा, ये सारे इसके साम्राज्य में आ रहे हैं। कनिष्क महान शासक हुआ है कुषाण वंश का। देखिए पूरा उत्तर भारत में बिहार और उड़ीसा तक फैला था। इतने विस्तृत साम्राज्य के शासन के लिए सम्राट ने क्षत्रपों तथा महाक्षत्रपों की नियुक्ति की, जो उसके सामंत होते थे, गवर्नर होते थे इसके बड़े साम्राज्य को देखने के लिए। इतना बड़ा वृहद साम्राज्य है तो इसको चलाने के लिए क्षत्रप और महाक्षत्रपों की नियुक्ति करती है, जिनका उल्लेख कहाँ से मिलता है? उनके लेखों से मिलता है, कनिष्क के लेखों से मिलता है। कनिष्क ने देखिए पाटलिपुत्र को जीतकर उसे अपने अधीन किया और वहां से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो बौद्ध विद्वान था, पाटलिपुत्र में रहता था, पाटलिपुत्र को हराया और अश्वघोष को अपने कब्जे में लिया। ये महान विद्वान था। इसके जो शासनकाल में इसके कोर्ट में बहुत सारे महान विद्वान रहते थे। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, विद्वान राजा हुआ। बहुत ही इसका प्रभाव पड़ा भारत में, बहुत प्रभाव पड़ा। नागार्जुन इसके समय में रहते थे। चरक संहिता के लेखक चरक इसके शासनकाल में रहते थे, इसके दरबार में रहते थे। अश्वघोष इनके दरबार में रहते थे। जो बुद्ध चरित्र का रचना किए हैं अश्वघोष, ये सारे महान विद्वान थे। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडलू को प्राप्त किया ये कनिष्क। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के सेनापति पांचाओ के साथ हुआ। ये चीन के सेनापति के साथ युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये रेशम मार्ग पर नियंत्रण को लेकर हुआ था। पांचाओ के साथ पहला बार युद्ध हुआ तो उसमें वो पराजित हो गया था। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के सेनापति पांचाओ के साथ हुआ, जहां एक बार पराजित होकर दोबारा विजयी हुआ और रेशम मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। रेशम मार्ग क्या था? तो रेशम मार्ग था, सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता था चीन में, सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता था। और चीन को रेशम मार्ग के जरिए कहाँ भेजा जाता था? तो पूरे यूरोप में भेजा जाता था। ये उसमें का मेन रूट था। इस पर पूरा अधिकार कर लिया था कौन? कनिष्क, पूरा अधिकार कर लिया था। किसको हराया था? तो पांचाओ को हराया था। पांचाओ को हराकर पूरा अधिकार कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। पूरा वो सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया था, सिल्क रूट पर। कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इसकी उत्तरी सीमा चीन से, अभी हम लोग देखें, स्पर्श होती थी, इसलिए उसने एक नया नगर, अब इतना बड़ा विशाल सीमा था तो एक जगह से वो हैंडल नहीं कर सक रहा था। एक नया नगर कुसुमपुर, जो को पाटलिपुत्र बोला, स्थापना किया और उसका नाम दिया था पुष्पपुर, जो पेशावर है पाकिस्तान में, मतलब पेशावर का स्थापना किया। पेशावर जो है वो उसका स्थापना कौन किया? कनिष्क। और इसको राजधानी बनाया, पहला राजधानी पेशावर को बनाया। और दूसरा राजधानी उसका मथुरा थी। दूसरा राजधानी कौन थी? मथुरा। बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए वो क्या किया? 2 राजधानी बनाया था, 2 राजधानी। एक तो पेशावर नामक कुसुमपुर नामक नगर बनाया, उसका नाम वो रखा था पुष्पपुर। वर्तमान में इसका नाम है पेशावर, उस समय नाम क्या था? पुष्पपुर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पेशावर के निकट कनिष्क ने बड़ा स्तूप और मठ बनवाया। बड़ा स्तूप और मठ बनवाया। देखिए ये अश्वघोष जो इसके दरबार में रहता था, इसी से क्या किया था? बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। तो ये बड़ा स्तूप और मठ बनाया जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए। ये बुद्ध का उपासक था। चतुर्थ बौद्ध संगति, 4th काउंसिल जो हुआ था बुद्ध का, ये भी कनिष्क के समय हुआ था। वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगति को, वो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। पहला बौद्ध संगति किसके दरबार में हुआ था? याद कीजिए, पहला हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा काला अशोक, तीसरा किसके समय में हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चौथा कनिष्क के समय में। ये हम लोग चारों बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुआ था। पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक और तीसरा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए पेशावर के निकट बहुत बड़ा स्तूप और मठ बनवाया। और एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस स्तूप का निर्माण एक यूनानी इंजीनियर ने करवाया था। यूनानी इंजीनियर जो था ये स्तूप का निर्माण कराया था। कनिष्क ने सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने अपनी मुद्राओं पर यूनानी, ईरानी, हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित कराई। ये मतलब ये दिखा रहा था कि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो उनकी मुद्राओं पर यूनानी देवी देवता, ईरानी देवी देवता, हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, सारे की मूर्तियों को अंकित करवाया था। इसलिए हम लोगों को ये अंदाज लगाते हैं कि ये कैसा था? तो धार्मिक सहिष्णु आदमी था, ठीक है।
कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल। ये अश्वघोष से, आचार्य अश्वघोष ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, जिससे वह पाटलिपुत्र से लाया था। पाटलिपुत्र विजय में उसको अश्वघोष को लेके चला गया था। कनिष्क ने अपने सिक्के पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरो मिहिर को उत्कीर्ण कराया। अपने सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरो मिहिर को क्या कराया? उत्कीर्ण कराया था। कनिष्क के सिक्के में क्या है? सूर्य बाईं ओर खड़े हैं, बाएं हाथ में दंड है, गद्दा है जो रशना से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, कमर के चारों ओर तलवार लटकी है का अलंकरण मिलता है। मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सिक्का था। सूर्य बाईं ओर खड़े थे, बाएं हाथ में गद्दा उद्दा, इस तरह का चित्र उत्र का ये सिक्का बनाया था। भारत में सिक्के पर सूर्य का अंकन किसी शासक द्वारा पहली बार हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है। सूर्य का अंकन जो है पहली बार किसी शासक द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ? वो कनिष्क के द्वारा। ये कनिष्क के द्वारा हुआ सूर्य का अंकन। भारत में पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई, जिसको किसने बनाया? कुषाणों ने बनाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। सिक्के पर सूर्य का अंकन पहली बार कोई शासक कराया तो कौन कराया? कनिष्क कराया। और पहला सूर्य मंदिर अगर हम लोगों को मिलता है मुल्तान में, इसकी स्थापना हुई, कौन कराया? कुषाणों ने कराया। कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा, देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कि विमखटविशेष के सिक्के पर भी शिव का अंकन था, शिव भगवान शिव का, शैव धर्म का, उससे पता चलता है। और कार्तिकेय कौन है? तो उनके पुत्र हैं। तो कार्तिकेय की पूजा को आरंभ कराया कौन? कनिष्क ने। इसलिए बोल रहे थे कि कनिष्क का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है। शक संवत चलाने वाले राष्ट्रीय पंचांग जो अभी हम लोगों का है, ये सारे देन है किनका? कुषाणों का। तो ये देखिए, ये भी कार्तिकेय की पूजा को प्रारंभ कराने वाला कनिष्क, और उसे विशेष बढ़ावा दिया। उसने कार्तिकेय और उसके अन्य नामों का अंकन भी अपने सिक्के पर करवाया। इससे पहले लोग शिव का करा रहे थे, ये कार्तिकेय का पूजा का कराया। कौन कराया? कनिष्क कराया, याद रखेंगे। इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगति, अभी हम लोग देख लिए, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस समय दो ग्रुप मटा था, हीनयान महायान। ये हम लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़ लिए। हीनयान और महायान में ये बौद्ध धर्म बट गया था, बौद्ध धर्म बट गया था हीनयान और महायान में। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्धों की चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, जिसमें कनिष्क ने बौद्ध धर्म महायान की शाखा को राजश्रय प्रदान किया था। किस शाखा का था? तो महायान शाखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपसे बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में गंधार शैली और तथा मथुरा शैली, दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। गंधार शैली भी अलग और मथुरा शैली भी अलग। ये गंधार शैली कब आया? तो गंधार शैली जब हिंद जब आए थे, और वो जब आए थे तो यूनानी शैली और मथुरा शैली ये जब मिल गया था, भारतीय शैली और यूनानी शैली तो मिल के बनाया था कौन? गंधार शैली बना था, गंधार शैली। तो ये गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों शैलियों का स्वतंत्र विकास ये करवाया कौन? कनिष्क करवाया। कौन करवाया? कनिष्क करवाया। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम मूर्ति का निर्माण पूछा जाए तो मथुरा शैली, और अधिकतम मूर्ति का निर्माण, सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में। ये आप दोनों क्वेश्चन बिल्कुल याद रखेंगे। प्रथम पूछा जाएगा तो मथुरा शैली आपका आंसर होगा, और अधिकतम पूछा जाएगा या सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति तो ये मथुरा शैली होगा। कनिष्क के विद्वान देखिए कौन कौन है? चरक हैं, कनिष्क के राजवैद्य हैं, ये चिकित्सक हैं। अश्वघोष हैं, राजकवि हैं, चौथी बौद्ध संगति के मुख्य अतिथि हैं और उपाध्यक्ष हैं, ये अश्वघोष हैं। वसुमित्र हैं, ये चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष है। देखिए इनके दरबार में विद्वान रहते थे कितने। मात्रचेट है, अर्ध शतकम के लेखक हैं। संरक्षक हैं, कनिष्क के राजपुरोहित हैं। नागार्जुन है, शून्यवाद के प्रतिपादक। भारत का आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। ये भी किनके दरबार में है? तो ये सारे हैं कनिष्क के दरबार में। एजिथ लाओस हैं प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान, ये सारे किसके दरबार में हैं? तो कनिष्क के दरबार में हैं। ये कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कनिष्क किसके दरबार में है? तो सॉरी, नागार्जुन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। तो किसके राजकवि? कनिष्क के राजकवि। देखिए अश्वघोष कनिष्क के राजकवि था। बुद्ध चरित, सौंदरनंद, शारिपुत्र प्रकरण, ये सब की रचना किया। कनिष्क के काल में वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र की रचना की, जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। वसुमित्र हैं किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। जिस बौद्धों का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो महाविवाह सूत्र को। बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अब बिल्कुल ध्यान देके पढ़ते चलेंगे। नागार्जुन कनिष्क का दरबारी विद्वान था, भारत का आइंस्टीन था, शून्यवाद का ये प्रतिपादक है। नागार्जुन कनिष्क का दरबारी विद्वान था, इसने माध्यमिक सूत्र की रचना की। सापेक्षता का सिद्धांत,
सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। भारत का आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। किसका राज दरबारी कवि है? कनिष्क का। कनिष्क के राजवंश चरक ने चरक संहिता की रचना की, जिसे शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कनिष्क के राजवंश है कौन? चरक। चरक संहिता का रचना किया। अल्बेरोनी ने इसे औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। कौन? अल्बेरोनी। अल्बेरोनी इसको बनाया है औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। किसको? चरक संहिता को। लिखा कौन है? चरक। और रह रहा है किसके शासनकाल में? कनिष्क का दरबार विद्वान है। चरक को शैल्य चिकित्सा का प्रणेता माना गया। कनिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हुआ और उसका उत्तराधिकारी हुइस्क हुआ। ये कनिष्क जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और इसके बाद इसका ह्रास धीरे धीरे होने लगा। उसका जो उत्तराधिकारी हुइस्क हुए, इतने बड़े साम्राज्य को लोग चला नहीं पाए और धीरे धीरे कनिष्क का जो है साम्राज्य वो खत्म होता है। कनिष्क 23 वर्षों का शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वशिष्ठ राजा हुआ। 4 वर्षों तक ये लगभग शासन किया, 102 से 106 ईस्वी पूर्व तक। वशिष्ठ के उपरांत उसका पुत्र हुइस्क शासन बना और वो 106 से 138 ईस्वी तक शासन किया। हुइस्क के शासनकाल में कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से अब हटकर मथुरा, मतलब पेशावर से अब यहाँ कंट्रोल नहीं रहा है इनका, पेशावर से हटकर मथुरा हो गया। हुइस्क ने मथुरा में एक मंदिर, बौद्ध विहार बनाया। इसके अलावा उसने कश्मीर में हुइस्क नगर नामक नगर बनाया। ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में, हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है हुइस्क के बारे में। ये समझिए कि मथुरा इनका हाथ से निकल गया, मथुरा में पेशावर इनका हाथ से निकल गया, मथुरा में अब रहने लगे और एक यहाँ पे बौद्ध विहार भी बनवाए हैं और हुइस्क नगर एक कश्मीर में बना है। यह इस वंश का अंतिम वासुदेव था और वासुदेव वह विष्णु और शिव का उपासक था। उसके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुषाणों के हाथ से निकल गया और इस तरह कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे अपना खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को पढ़ना था, ये पढ़ना था कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, नागार्जुन के बारे में, शक संवत के बारे में। तो ये आज का इंपॉर्टेंट क्लास था। हम लोग कुषाण वंश आज कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट इनका क्या प्रभाव पड़ा है, भारत विदेशी आक्रमणकारी जो है उनका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।